नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं LICF मेथड पार्ट 2 और इसकी जो पहली वीडियो है दोस्तों वो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखिए, उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने LICF को पहले से नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है LICF मेथड तो आप जाके मेरे पहले वाले पार्ट को देखिए। तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे LICF मेथड पार्ट 2 को। तो इसमें जैसे कि मैंने पिछले वाले पार्ट में भी आपको बता रखा था कि हम टेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो टाइम के बेस पर, एक एक्शन के बेस पर। एक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हम वर्ब को यानी अपने एक्शन को, जो हमारा एक्शन है वो हम 5 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा जो है वो प्रेजेंट के केस में, पास्ट के केस में और फ्यूचर के केस में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बता रखा था कि प्रेजेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पास्ट को कैसे हम देखते हैं और फ्यूचर को हम कैसे देखते हैं और कैसे ही पहचानते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर हम इनकी बात करें तो प्रेजेंट का जो पार्ट होता है, प्रेजेंट के पार्ट में 4, यानी जैसे हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट, ठीक है, अब परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ऐसे प्रेजेंट के जो है वो 4 पार्ट बनते हैं। ऐसे ही पास्ट के 4 बनते हैं, फ्यूचर के 4 बनते हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास हो जाते हैं 12। तो ये 12 सब टेंसेस के पार्ट होते हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बनाते हैं। तो ये 4 पार्ट्स LICF मेथड पर मैंने डिनोट किए हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बता रखा था कि ये किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो आज हम इन्हें देख लेते हैं ये किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो LI के बेस पर अगर मैं बात करूँ तो ये किस लिए यहाँ किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो LI के बेस पर जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लूज, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। तो ये लूज इनिशियलाइजेशन जो है वो क्या होता है, मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको बता रखा है कि ये इनिशियलाइजेशन वहाँ पर दिया नहीं होता। ये इनिशियलाइजेशन जो होता है ये काम करता है वर्ब के बेस पे, यानी कि LICF मेथड जो है वो मेरा LICF मेथड जो है ये वर्ब के बेस पर काम करता है। ये आप वर्ब की जो फॉर्म है B1, B2, B3, B4, B5 के बेस पर काम करता है। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको बता रखा है। तो अगर हम देखें वहाँ पर अगर LI वाला पार्ट है तो वो हमारे पास इंडेफिनिट वाले केस को डिफाइन करता है। तो इंडेफिनिट का चाहे वो कोई सा भी केस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वो इंडेफिनिट केस जो है वो LICF मेथड से हम पता कर सकते हैं। आगे अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस वाले पार्ट में हम देखेंगे वहाँ पर कंटिन्यूटी शो होती है, यानी कि कोई भी काम जो है, एक्शन जो है वो चल रहा होता है, इन पाइपलाइन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ F से तो F को डिनोट करता है फिनिश्ड के लिए, ठीक है। तो फिनिश्ड मतलब होता है कि परफेक्ट के लिए, चाहे वो परफेक्ट आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई सा भी आपका वो परफेक्ट हो सकता है। आगे अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की तो परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसमें क्या दिया होता है। इसमें एक तो इनिशियलाइजेशन दिया होता है और साथ में इसमें कंटिन्यूस होता है, यानी कि एक्शन के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि उसका इनिशियलाइजेशन तो होता ही होता है एक्शन का, कितने बजे से, यानी कब से वो शुरू हुआ था और वो कब तक चला, ये चीज़ उसमें दी हुई थी। तो ये वाले टेंस जो होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में बनते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो LI के ऊपर बात करने वाले हैं और LI का जो बेसिस है वो है इंडेफिनिट के ऊपर। तो इंडेफिनिट आज हम बात करेंगे वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट पर। तो दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करके बता देना चाहता हूँ कि इसी LICF मेथड के बेस पर हम पूरा का पूरा टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने जो लिया है वो लिया है प्रेजेंट के इंडेफिनिट केस को, स्टडी हम इसमें करेंगे। अब हम जनरली देख लेते हैं वो जो हमारे पास एक्शन B1, B2, B3 कैटेगरी वो क्या क्या डिफाइन करता है। तो अगर मैं B1 की बात करूं तो वो हमारे प्लूरल एक्शन को डिफाइन करता है, यानी प्लूरल आप समझते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे लोगों के साथ जो काम हुआ होता है या वो करते हैं मिलके, वो एक्शन को हम B1 के थ्रू डिफाइन करते हैं। यानी कि जनरली आप बात कीजिए कि जो वर्ब की फॉर्मेट है 1 से लेकर 5 तक, तो उसमें B1 जो है वो हमारे पास प्लूरल एक्शन या प्लूरल मेन वर्ब को हमारे पास ये बताने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। B2 है जो पास्ट एक्शन वर्ब को डिफाइन करता है। उसी तरीके से अगर हम B3 की बात करें तो ये पास्ट टू पास्ट एक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करें B4 की तो ये प्रोसेसिंग एक्शन वर्ब है, यानी कि ये बताता है कि आपका एक्शन जो है अभी कैसा है, यानी वो कंटिन्यूअस पोर्शन में यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें B5 की तो ये एक सिंगुलर एक्शन वर्ब होती है और ये सिंगुलर किसी एक सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास प्लूरल का सब्जेक्ट। एक होता है हमारे पास प्लूरल का सब्जेक्ट। सिंगुलर का सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट हुआ, ही, शी, इट हुआ, ठीक है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो यू हुआ, यू हो गया और दे हो गया। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास प्लूरल को डिफाइन करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जनरली जो होता है कि जनरली जो B1, B5 है वो हमारे पास प्रेजेंट के केस में किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है।
अगर हम बात करें दोस्तों, जो वर्ब के फॉर्मेट मैंने अभी बताए थे V1 से लेकर V5 तक, तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट के लिए अगर वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट में जो कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। प्रेजेंट के लिए अगर हम बात करें तो V1 वाला पार्ट और V5 वाला पार्ट ही इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन पास्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में हम लोग V2 और V3 कैटेगरी का जो एक्शन होता है उसको हम यूज़ करते हैं। और कंबाइन, यानी कंबाइन का मतलब जिसमें प्रेजेंट भी है और जिसके अंदर पास्ट भी है, प्रेजेंट और प्लस पास्ट, इन दोनों वाले केस में आप यूज़ करते हैं V4 को, यानी जो प्रोसेसिंग वर्ब होती है उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि V1 V5 जो होता है वो प्रेजेंट वाले केस के लिए यूज़ होता है, V2 V3 जो है पास्ट वाले केस के लिए यूज़ होता है, और जो कंबाइन फॉर्मेट होता है एक्शन का वो V4 होता है, जो प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ ही यूज़ होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो आज हमें अगर प्रेजेंट और पास्ट हमें समझ में आ जाएगा तो फ्यूचर हम समझ पाएंगे कि वो किस लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले केस पर बात करने वाले हैं LICF मेथड के बेस पर। तो मैं आपको एक बार और कंफर्म करा देता हूं कि वैसे मैं ये LICF वाला मेथड जो है वो लास्ट वाले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, बट लेकिन एक बार और हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें प्रेजेंट डेफिनेट को पहचान करना हो तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या हमारा केस है या प्रेजेंट डेफिनेट का जो टेंस है वो कैसे हमें LICF से हम पहचान कर पाएंगे। तो उसमें देखें LI यानी कि लूज इनिशियलाइजेशन जो होता है वो इसमें नहीं होता है, यानी कि जो लूज इनिशियलाइजेशन है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंटिन्यूस वाला पार्ट भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूस वाला पार्ट भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ F की, यानी फिनिश्ड वाला पार्ट जो होता है वो भी नहीं होता है। ये तो मैंने ऊपर क्लियर करके आपको बता रखा है LICF और IC ये कौन कौन से पार्ट के लिए, किस किस लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यही। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने B1 को बताया था कि प्लूरल वर्ब होती है और B5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। अगर हम B5 देखें तो B5 एग्जैक्टली होती क्या है। B5 होती है B1 में अगर हम S और ES को जोड़ देते हैं तो वो जो वर्ब बनती है वो बन जाती है सिंगुलर, और उस वर्ब को हम कहते हैं B5, यानी एक्शन का 5वां रूप जो है वो B5 कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वर्ब में अगर हम S और ES को जोड़ देते हैं तो ऐसी वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब कहलाती हैं। अगर नाउन में हम S और ES का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो नाउन जो है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल मैंने ये दिया हुआ है, नीचे आपको साथ दिख रहा हो कि प्ले में अगर हमने S और ES को जोड़ दिया है तो वर्ब बन गई प्लेस। तो प्लेस हमारे पास हो गई सिंगुलर वर्ब, प्ले होती है प्लूरल वर्ब। उसी तरीके से अगर बैग में हम S और ES का इस्तेमाल करते हैं तो बन जाते हैं बैग्स, और बैग्स का मतलब होता है प्लूरल नाउन। तो बैग को हम जानते हैं, जो बैग होता है, बस्ता होता है, उसे हम बोलते हैं, और एक नाउन होता है, यानी कि नाउन में अगर आपने S और ES जोड़ दिया तो नाउन बन जाता है प्लूरल, और वर्ब में आपने S और ES का इस्तेमाल कर दिया तो वो बन जाता है सिंगुलर। इसीलिए B1 जो है वो हमारे पास सिंगुलर फॉर्मेट में आता है, और B5 जो है वो सिंगुलर फॉर्मेट में आता है, और जो B1 है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्मेट में आता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम इसे अपने सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सेंटेंसेस जो पहले होते हैं वो होते हैं सिंपल या अफर्मेटिव। दूसरे तरीके जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इंटेरोगेटिव भी दो पार्ट में यूज़ किए। एक जो इंटेरोगेटिव होता है वो होता है क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, यानी क्या से शुरू होते हैं हमेशा। जैसे एग्जाम्पल, क्या वह जाता है, क्या वह बोलता है, क्या वह खाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो भी इंटेरोगेटिव होते हैं, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य भी हम कहते हैं। दूसरे जो होते हैं जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे जो वर्ड हैं जो इंग्लिश में WH फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं, ये वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं। जैसे वह क्या पसंद करता है, वह कहाँ जाता है, तुम कौन हो, ठीक है, या तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इंटेरोगेटिव दो पार्ट में होता है, एक तो क्या से शुरू होने वाले और जहाँ पर WH फैमिली के वर्ड जो हैं वो बीच में इस्तेमाल होते हैं। जो चौथा सेंटेंस होता है वो होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है जिसमें हमारे पास प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम पहले को पढ़ने वाले हैं। जो पहला वाला है हमारे पास सिंपल अफर्मेटिव, जिसे हम ये सिंपल भी कह सकते हैं या फिर एफर्मेटिव भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक। तो सकारात्मक वाक्य हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल और अफर्मेटिव केस। तो इसमें पहले सिंटैक्स की बात करते हैं, यानी कि वाक्य का जो स्वरूप होता है वाक्य का स्वरूप कैसा हो सकता है, या फिर जो हमारे सेंटेंस किस फॉर्मेट में लिखे होते हैं, सेंटेंस किस फॉर्मेट में बनते हैं। तो हम बात करें, पहले हमारे पास सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल होती है, और जो बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है यानी कि जो वाक्य का बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग उसे लास्ट में लिखते हैं। तो ये हमारा रहा सिंटैक्स। सब्जेक्ट के साथ हम B1 या B5 का इस्तेमाल करेंगे और बचे हुआ जो अदर होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से फॉर्मेट में आता है, यानी सब्जेक्ट को फॉलो कौन सी वर्ब करती है।
यानी कि वर्ब का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट के कौन से पार्ट के साथ आएगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा पार्ट यूज़ होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब का कौन सा फॉर्मेट है या कौन सा पार्ट वो यूज़ होने वाला है। दोस्तों इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्मेट में हम जानते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एज फॉर सिंगुलर मैंने यूज़ किया है, उसी तरीके से आपका वर्ब भी वो सिंगुलर होगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट एकल है तो आपकी वर्ब यानी आपकी क्रिया जो है वो भी एकल ही फॉर्मेट में यूज़ होगी। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है यानी बहुरूप में है तो उसी तरीके से आप भी जो वर्ब है, आपकी जो क्रिया है वो भी बहुरूप में यूज़ होगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगी, चाहे आपकी वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर आपकी मेन वर्ब हो। तो यहाँ पर मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, जैसे वह जाता है, तो हमारे पास वह जो है उसे हम ही बोलते हैं और ही जो होता है वो हमारे पास सिंगुलर में काउंट होता है, और वे जो है उसका मतलब होता है दे, वो हमारे पास प्लूरल में काउंट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब पर डिपेंड करेगा, यानी सॉरी जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करेगी। तो अब हम यहाँ से देखें तो B1 वाला जो पार्ट होता है वो प्लूरल वाला पार्ट होता है और B5 जो होता है वो सिंगुलर वाला पार्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो अब हमारी वर्ब भी वो सिंगुलर वाली आने वाली है। अब वर्ब कैसे पहचानेंगे, जो ता है के साथ जुड़ा सेंटेंस है, जा, जा मतलब जाना। आप समझिए कि जो वर्ड के बाद में यानी कि जो शब्द होते हैं, शब्दों के बाद में अगर ना जुड़ा होता है, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, ठीक है, चलना और दौड़ना, ये देखिए ये सारे वर्ड्स के लास्ट में ना 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 जुड़ा हुआ, यानी कि ये सारे ऐसे ही वर्ड हमारे पास जो हैं वो वर्ब कहलाते हैं और हिंदी में ये क्रिया कहलाते हैं। दोस्तों इसी क्रिया को हमें पहचानना है और इसी क्रिया के बेस पर हमारी एक्शन वर्ब यूज़ होती है, जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर ही, तो हमारी वर्ब भी वो सिंगुलर ही यूज़ होगी। जो जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गो, ये B1 है, अगर हम इसमें एस और एस को जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास B5, यानी कि गो में अगर हम एस और एस का इस्तेमाल कर दें तो बन जाता है गोज़, गोस, ठीक है, तो ही गोज, ये बना। उसी तरीके से दे का मतलब होता है प्लूरल, बहुत सारे लोग। तो अगर हमारे पास ये क्या है, पार्क में जाते हैं, तो जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गो, तो दे गो, गो क्यों, जैसे मैंने अभी बताया आपको B1 जो प्लूरल वाला पार्ट होता है, B1 जो होता है वो आपका प्लूरल वाला पार्ट होता है। तो दे गो टू पार्क, वो पार्क की तरफ जाते हैं, पार्क को जाते हैं। अब तुम स्कूल जाते हो, तो तुम स्कूल जाते हो के लिए हम क्या लगेंगे, तुम के लिए क्या लगता है, यू लगता है। और यू कैसा होता है दोस्तों, यू होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या होगा, गो, यू गो टू स्कूल। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर हमारे पास सिंपली एफर्मेटिव होगा तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे B1 और B5। ये ध्यान रखना आपका, जब भी आपको B1 और B5 का इस्तेमाल होगा तो हम समझ जाइए वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट केस की ही बात हो रही है। B5 का इस्तेमाल कभी भी किसी और सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। B5 हमेशा जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट केस में ही यूज़ होता है, वो भी सिंगुलर के साथ। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस फॉर्मेट में बनते हैं। दोस्तों अगर हम नेगेटिव के लिए देखें तो नेगेटिव के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, उसका सिंटेक्स जो हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप यूज़ करेंगे नोट का। इन दोनों के बीच में आपको नोट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्लस आपका मेन वर्ब, उसके बाद अदर वाला जो पार्ट होगा वो आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंटेक्स, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, डू डस होगी और आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। और आपकी जो मेन वर्ब होगी वो B1 फॉर्मेट में ही यूज़ होगी और उसके बाद जो अदर वाला पार्ट होगा वो यहाँ होगा। अब B1 को ही हम क्यों यूज़ करेंगे, इसमें B5 को क्यों यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम अब इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं डू और डज जो है हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल होता है। तो डू को अगर हम एक तरीके से वर्ब के रूप में देखें तो वो B1 पार्ट होता है और डज का जो है वो उसमें B5 पार्ट होता है। अब आप समझिए कि अगर मैं डू में एस और ES को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, डज बनेगा, ठीक है। तो जनरली ES जो है वो जो हमारे पास यहाँ बॉल्स होते हैं, बॉल्स के साथ जो है वो ES का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंगोज आप देखेंगे तो मैंगो अगर लिखेंगे इसमें एस और ES जोड़ेंगे तो एस नहीं जुड़ता है, इसमें ES ही जुड़ता है, मैंगोज। तो जितने भी हमारे पास बॉल होते हैं, बॉल के साथ हमेशा ES को ही ऐड किया जाता है। तो अब हमें ये पता चल गया डज जो है वो कैसी फॉर्मेट में आ गया है, वो डज आपकी सिंगुलर फॉर्मेट में आ गया है और डू जो है वो आपका प्लूरल फॉर्मेट में आ गया। लेकिन डू ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये सिर्फ होने को बताती है कि यहाँ पर होने के लिए है। एक तरह से अगर हम कहेंगे तो ये एडिशनल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे मेन वर्ब को डिफाइन करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों नेगेटिव, और मैं बात करूं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं प्रेजेंट के नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू और डज का इस्तेमाल ही करेंगे। अगर नेगेटिव है तो उसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और इंटरोगेटिव है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, तब भी अगर इंटरोगेटिव डू डज को आप पहले इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने सिंटेक्स में यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट डू डज का इस्तेमाल, उसके बाद नॉट बी1 और अदर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो हम पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं, वह बाजार नहीं जाता है। तो नहीं लगा हुआ तो हम समझ जाएंगे ये कैसा है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें नोट का इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझ जाना है कि इसमें डू डज का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों वह क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है और वह को हम लोग बोलते हैं ही। तो ही के साथ आप समझते हैं कि आपको क्या यूज़ करना होगा, सिंगुलर या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो डज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और डू जो है आपका वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। तो ही डज प्लस में क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का आपके इसने इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ आप यूज़ करेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब इस केस में यूज़ होगी सिर्फ B1 फॉर्मेट में ही। तो B1 हम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जाने के लिए क्या लगेगा, गो, ठीक है। अब अदर वाला पार्ट हम लोग यूज़ कर देंगे, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाता है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका नोट, ये रहा आपका मेन वर्ब B1 फॉर्मेट का, और ये रहा अदर वाला पार्ट। तो सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, आपको सेंटेंस का सिंटेक्स मालूम है, तो दोस्तों आप आसानी से बना पाएंगे। तो आगे अगला जो सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम के लिए हम का यूज़ करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। यू हमारे पास प्लूरल होता है। तो अब हमें इसके साथ क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो हमें इसमें डू या डस का इस्तेमाल करना है। तो यू हमारे पास प्लूरल है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डू कैसा है, प्लूरल है। तो अब हम देखते हैं कि यू डू, अब उसके साथ नहीं का इस्तेमाल होगा, नॉट, कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो अब आपने देख लिया होगा दोस्तों कि नेगेटिव ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेगेटिव में आपने क्या करना, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस नेगेटिव में आपने डू और डस का इस्तेमाल कर देना है, और आपने समझ लेना है कि डू क्या है। डू आपका जो होता है B1 फॉर्मेट में होता है, यानी कि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और डस जो होता है वो आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो अगर आपने डू डस का समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि डू और डस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है, वो भी प्रेजेंट के नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में ही यूज़ होता है, वो भी इंडेफिनिट के। अगर आपको डू और डस का इस्तेमाल कहीं मिलता है किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट केस की ही बात कर रहा है। सेंटेंस की अगर बात करें या तो वो नेगेटिव होगा या फिर वो इंटरोगेटिव होगा। अब अगला जो हमारा पार्ट है वो है इंटरोगेटिव जल्दी से देख लेते हैं। इन पर देख पा रहे हैं इंटरोगेटिव हम बात करते हैं। इंटरोगेटिव के लिए हम पहले बात कर लेते हैं क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। जैसे मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव दो पार्ट में बटे होते हैं, क्या से, और जो हमारे पास डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड होते हैं वो हमारे सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव का क्या से शुरू होने वाला पार्ट। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा इंटरोगेटिव है। तो हमेशा याद रखना है क्या जो होता है ये आपका कीवर्ड होता है, और ये सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में ही मिलेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट का अगर ऐसे सेंटेंस का अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या हो सकता है। तो सिंटेक्स हमने देखा है, तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो दोस्तों सिंटेक्स ये होता है कि डू डस का इस्तेमाल आप पहले करते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप B1 जो आपकी मेन वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अदर वाला जो पार्ट होता है वो उसे आप यूज़ कर पाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो सिंटेक्स है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे डू डस के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट आपका रहेगा, मेन वर्ब आपका B1 के रूप में यूज़ करेंगे, और अदर वाला पार्ट है जो आप यूज़ कर देंगे उसको। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या वह स्कूल जाता है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्या कि पूछा गया उससे क्या वह स्कूल जाता है। तो जनरली ऐसे वाले सेंटेंस में जैसा भी हमने सिंटेक्स देखा था, सिंटेक्स हमारा क्या कहता है कि आप डू डस का इस्तेमाल पहले करेंगे, उसके बाद ही आप अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है वह क्या होता है, ही। तो ही के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे या हम डस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था डू जो होता है हमारे पास प्लूरल होता है, और जो डस होता है वो हमारे पास होता है सिंगुलर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ही हमारे लिए क्या है, ही हमारे लिए सिंगुलर है, तो इसलिए हम डस का इस्तेमाल करेंगे। तो डज ही, अब स्कूल जाने के लिए क्या लगेगा, गो जाना मतलब गो, ही डज ही गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बन गया। अगला क्या है, क्या तुम बाजार जाते हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो इसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे।
तो डू यू गो टू मार्केट। तो ईजी है ना दोस्तों, बहुत आसान है। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो क्या मैं आई का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो आई का क्या होता है कि आई जनरली जो होता है वो आपका प्लूरल ही काउंट होता है। तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। डू आई क्या करता है, झूठ बोलने का काम करता है। तो डू आई बोलना क्या होता है, टेल ए लाई। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरोगेटिव हो गया। अगर हमें मान लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव हमें बनाना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करता, बस आपने क्या करना था, अपने सब्जेक्ट के बाद यानी अपने मेन वर्ब से पहले जो है नॉट का इस्तेमाल कर देना था। यानी कि डू डज का इस्तेमाल करना है, प्लस आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है, प्लस आपने B1 और अदर का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर ये है डू आई टेल ए लाई, तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ। अगर मैं सेंटेंस को बनाना चाहता हूँ, क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो कैसे बनने वाला है, तो डू आई, ठीक है, नॉट टेल ए लाई है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आप उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसे देख पाएंगे। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला पार्ट है, और जो बिल्कुल साफ साफ आपको बताता है कि ये कैसे है। तो इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये वाले सेंटेंसेस हमारे जो सामने हैं, वो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये बिल्कुल आपके सामने जो हैं स्क्रीन पर अभी ये सारे वर्ड जो हैं सेंटेंस के बीच में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो कब के लिए हम वैन का इस्तेमाल करते हैं, क्यों के लिए वाई का, कैसे हाउ, कौन, हु या हुम का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, वेयर, क्या, वाट। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो सेंटेंस के बीच में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स हम देख पाएंगे कि डब्ल्यूएच फैमिली को आप पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे या डू डज के रूप में, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, मेन वर्ब यूज़ करेंगे और अदर वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर वैन, वाई, वेयर, वाट, इनमें से कोई एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। डू या डस में से एक आप यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, B1 यूज़ करेंगे और अदर का आप यूज़ करने वाले हैं। इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि वो एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है वह कहाँ रहता है। तो वह क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है ही है। तो ही के लिए हम लोग सिंटैक्स अभी हमने देखा था कि डब्ल्यूएच फैमिली पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद डूडस का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ के लिए क्या लगता है, वेयर। तो हम लोग वेयर का पहले इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर, अब सब्जेक्ट क्या है, ही। तो अब उसके साथ हम लोग पहले वेयर ये सारा डब्ल्यूएच फैमिली लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होने वाली है, डज। तो वेयर डज ही। अब रहने के लिए क्या लगता है दोस्तों, लिव, LIVE, लिव। वेयर डज ही लिव। हो गया सेंटेंस, आसान है ना। अगला सेंटेंस देखें, तुम स्कूल कब जाते हो। तो तुम स्कूल कब जाते हो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कब। तो कब के लिए क्या यूज़ करते हैं, वैन। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो हमें सबसे पहले यूज़ करनी पड़ेगी, यानी वैन हम पहले यूज़ करेंगे। वैन हमने यूज़ कर दिया। अब यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमें डस का इस्तेमाल करना, सॉरी डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैन डू यू, जाने के लिए क्या लगेगा, गो टू स्कूल। हो गया, आसान है दोस्तों। आगे क्या है, सेंटेंस कहता है वह क्या करता है। वह क्या है, हमारे पास ही है, ठीक है, और क्या करता है, तो क्या मतलब वाट। तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से बना पाएंगे, वाट, और सब्जेक्ट कैसा हमारे पास सिंगुलर है, तो उसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। वाट डज ही डू, ठीक है। तो करने के लिए हमारे पास डू आ गया, तो व्हाट डज ही डू। अगर मान लीजिए इसको हमें नेगेटिव करना होता तो क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता सब्जेक्ट में। जैसे मैंने बताया था, जब आपका सब्जेक्ट लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप नोट का इस्तेमाल कर देंगे और B1 का इस्तेमाल कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं, चाहे वो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का नेगेटिव हो, चाहे वो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन वाले सेंटेंस का नेगेटिव होने वाला हो। तो जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, वेयर डज ही डू, ठीक है, व्हाट डज ही डू। तो अगर ये इसको हमें नेगेटिव करना हो तो क्या करना होगा, तो सिंपल है, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे लिखेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे और अपना वर्ब जो होगा हमारे पास डू। व्हाट डज ही नॉट डू, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अब ये सब्जेक्ट प्लस नोट B1 याद रखिएगा। जहाँ भी आपका सब्जेक्ट लगेगा और B1 लगेगा उसके बीच में आपने नोट का इस्तेमाल कर देना है, तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा, चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव हो। सिंपल, तो कुछ नहीं याद करना, बिल्कुल सिंपल है, ईजी है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मैं आगे भी इसके पार्ट बनाने वाला हूँ। जैसे कि आज हमने प्रेजेंट डेफिनिट को पढ़ा है, तो कल हम पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। लेकिन उससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊँगा और उन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। अगर आपने ये पूरा टेंस LICF मेथड से कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कभी भी जीवन में आपको टेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप जनरल इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामर का इसे कहते हैं बैकबोन। टेंस जो है वो बैकबोन है। अगर आप टेंस को अच्छा कर लेंगे फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी इंग्लिश में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।